जब दीपा मांझी के पति जो हैं संतोष सुमन और जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी, जब इनको ही दिक्कत नहीं है तो आनंद मोहन क्यों अपना नाक जबरदस्ती का प्रतिक्रिया दिया था दीपा मांझी के ऊपर कि मांझी जी को अपने परिवार के अलावा किसी और को टिकट देना चाहिए, परिवारवाद खिलाफत करना चाहिए। तो इस पर जीतन राम मांझी ने क्या कहा था कि हम दामाद को नहीं, शिवहर की बात कर रहे हैं। क्या चिराग पासवान बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीट पर पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने? संभव ही नहीं। पासवान जीते जी नहीं कर सके, आज चिराग पासवान ने वो काम कर दिखाया है। ये तस्वीर देखिए, आपके स्क्रीन पे ये तस्वीर चल रही होगी। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी रामविलास पासवान से इनकी तलखियां थी। आज रामविलास पासवान के चित्र के सामने ये झुकते हुए नजर आ रहे हैं। हम आज का विश्लेषण इस टॉपिक पर नहीं करने आए हैं कि क्या हो रहा है। चर्चा इस बात की हो रही है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में आनंद मोहन क्यों बंदर बन रहे हैं। एक और तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देखिए, यही संतोष सुमन है और चिराग पासवान है, भाईचारे के साथ कैसे मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं। यहां लड़ाई तो दो दलित नेताओं की है, लेकिन आनंद मोहन जो ठाकुर का कुआं जिसको लेकर के काफी विवादित बयान उन्होंने दिया था, ये ठाकुर आखिरकार क्यों कूद गए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी उदीप जी हैं। उदीप जी, दो दलित नेताओं के बीच में आनंद मोहन का घुस जाना और ये तस्वीर जो अब आई है, क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए, चिराग ने बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। चिराग पासवान ने कहा भी है, उसका उनका बयान भी हम सुनाएंगे जी। चिराग ने कहा है कि भाई, जिस व्यक्ति के खिलाफ मेरे बारे में कहा जा रहा है कि हम दीपा मांझी के चुनाव प्रचार में इमामगंज नहीं गए जी, वो जीत गई। जब दीपा मांझी के पति जो हैं संतोष सुमन और जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी, जब इनको ही दिक्कत नहीं है तो आनंद मोहन क्यों अपना नाक जबरदस्ती। बढ़िया ओपनिंग रिमार्क में उदाहरण दिया आदरत ने कि दो बिल्लियों की लड़ाई में ये बंदर क्या कर रहा है। लड़ाई दो दलित नेताओं की है। हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर पर हो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, दलित आरक्षण में क्रीमी लेयर सब कोटा पर है विवाद, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप तस्वीर आपने दिखाया है कि संतोष सुमन और चिराग पासवान कैसे एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर चिराग ने साफ, पहले आप चिराग का जरा वो बयान सुन लीजिए, छोटा सा एक बाइट लड़ रहे हैं ना जी। जब वो अच्छा, इमामगंज में किनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी? मांझी जी की पार्टी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? संतोष मांझी। वो आज कहाँ थे? मेरे साथ मेरे बगल में इसी कार्यक्रम में मंच पे बैठे हुए थे। तो भाई, जिनको लेकर आप लड़ रहे हैं, जब उन्हीं को शिकायत नहीं, तो आपको किस बात की शिकायत हो रही है? आपको शिकायत तब होनी चाहिए थी अगर आप जिनको अपना नेता मानते हैं, अगर आप उस दल में हैं, जदयू में, अगर हम बेलागंज नहीं जाते तब आप बोलते कि भाई हमको शिकायत है। हम बेलागंज गए भी, मनोरमा जी वहां से जीती भी, उसके बाद भी अगर आप गठबंधन में दो नेताओं के बीच में जिस तरीके से आज की तारीख में मेरे और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बीच में मधुर संबंध है, उसको अगर आप दरार डालने की सोच के साथ ये बयान दे रहे हैं तो आप उसमें सफल नहीं होंगे, और ये सोच गलत है। आपका एक गठबंधन का नेता होने के नाते गठबंधन को मजबूत करने की सोच होनी चाहिए। हाँ, अगर मांझी जी ये शिकायत करते हैं, उनके परिवार का, दीपा मांझी जी उस दिन गई विधानसभा, उन्होंने खुद बोला कि चिराग भैया का आशीर्वाद हमको पूरी तरीके से मिला, तो इस तरीके की बातें गठबंधन में रहकर बोलना उचित नहीं। एक उदाहरण लोकसभा के दिए हैं चेतन आनंद, जब उनके शिवहर चुनाव लड़ रही थी, शिवहर लोकसभा के, कि हेलीकॉप्टर बुक था, चिराग जी ने नंबर प्लेट भी लिखवा लिया लेकिन नहीं आए प्रचार के लिए। तो अब ये पूछे अपने पार्टी के नेता से, वो पूछे कि शिविर का कार्यक्रम हमारा क्यों नहीं लगा, क्योंकि उस वक्त कोऑर्डिनेशन कमेटी चिराग पासवान अकेले कार्यक्रम नहीं बना रहे थे। अब पता नहीं इतनी जानकारी इन लोगों को है कि नहीं, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं और लोगों को अलग अलग जगह जाना होता है, इस बार भी मैंने सिर्फ बिहार में नहीं ना, झारखंड में भी मैं गया प्रचार करने, मैं महाराष्ट्र भी गया प्रचार करने, ऐसे में मैं रामगढ़ भी नहीं जा पाया। तो बीजेपी को भी बोलना चाहिए कि हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, नहीं वो कर रहे हैं। ये सोच गलत है। चुनाव के वक्त जितनी जगह मेरा भाजपा जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर कार्यक्रम लगाए, उतनी जगह मैं गया, इनके यहाँ कार्यक्रम नहीं लग पाया, तो इनको ये सवाल उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जो इनकी खुद की पार्टी के हैं उनसे पूछना चाहिए, ना कि उंगली मुझ पे उठानी चाहिए। पर ये प्रक्रिया की जानकारी नए विधायक हैं। चलिए, तो अब इस मसले को समझना होगा कि दरअसल ये खेल क्या रचा जा रहा है। पिक्चर तो क्लियर है, दो पहलू हो सकते हैं। देखिए, हम ज्यादातर दो पहलुओं पर ही बात करते हैं, क्योंकि राजनीति में सिर्फ प्रोस नहीं होता, कहते हैं ना प्रोस एंड कॉन्स, दोनों पक्ष को लेकर चलना होता है। पहला तो ये कि ये बहुत फॉर्मल मीट हो सकता है, बहुत औपचारिक मुलाकात हो सकती है चिराग और, चूंकि मंच पर दोनों नेता मौजूद हैं जी। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है लोजपा का, बीजेपी के तमाम बड़े नेता सम्राट चौधरी वहां मौजूद हैं,
बड़े बड़े नेता वहां मौजूद हैं। खुद नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं, जब तस्वीरें देख लीजिए कि अभी से कुछ ही देर पहले सीएम नीतीश भी पहुंचे हैं। आपने बताया है कि वो श्रद्धांजलि भी अर्पण कर रहे हैं। तो उस मंच पर जहां तमाम दिग्गज बिहार के मौजूद हैं, शायद ये फॉर्मेलिटी भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि ये और बहुत मतलब साधारण सा औपचारिकता है कि भाई अब संतोष सुमन गए हैं तो वहां कैसे विरोध करेंगे। इस बात से भी हम इनकार नहीं ना कर सकते हैं कि चिराग पासवान के खिलाफ जीतन राम मांझी कर चुके हैं। इसमें हम रुकना चाहेंगे। ये जब विवाद था तो चिराग पासवान के ऊपर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कोई बड़ा नेता बोलना चाहिए था कि क्यों नहीं गए, पासवानों का वोट मेरी तरफ नहीं आया। लेकिन जब दीपा मांझी से सवाल किया जाता है, चिराग भैया बोलते हैं, चिराग भैया वो बोलती हैं। इसके पहले भी आपको याद तीखा प्रतिक्रिया दिया था दीपा मांझी के ऊपर कि मांझी जी को अपने परिवार के अलावा किसी और को टिकट देना चाहिए, परिवारवाद खिलाफत करना चाहिए। तो इस पर जीतन राम मांझी ने क्या कहा था कि हम दामाद को नहीं जवाब देते हैं। मतलब भाई ये रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि दोनों दलित नेता हैं और दलित लीडरशिप है इनके पास। अब इसमें इस बात से तो हम इनकार नहीं ना करेंगे रत्नेश, की देखिए तलखी थी, तलखी है और उस मुद्दे पर तलखी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। जीतन राम मांझी ने तो कहा ही था कि भाई पासवानों को आप निकालिए इस रिजर्वेशन से। मांझी है, नटवार है, पासी है, डोम है, रजक है, कई उपजातियां हैं, कई जातियां हैं दलितों में जो आज तक सच सही मायने में इसका फायदा नहीं ले पाई रिजर्वेशन का। और 10 साल पहले ये फैसला आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट तो लेट कर दिया फैसला देने में। अब इस पर ही खिलाफत कर रहे हैं दलित और महादलित वाला पर चिराग पासवान। खैर ये अलग विषय है, हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही ना है कि चिराग पासवान आज गले मिले हैं इनसे। अब आनंद मोहन का इसमें क्या भूमिका है? आनंद मोहन क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं भाई? उनका क्या घाटा हो रहा है? क्या घाटा हो रहा है? इमामगंज में अगर चिराग नहीं गए, दीपा मांझी हार भी जाती तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ना हारती। वो तो जदयू से है भी नहीं कि आपको इतना दर्द उठना चाहिए। शिवहर की बात कर रहे हैं, क्या चिराग पासवान बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीट पर पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने? कई सीट छूट गए होंगे उनसे। बयान में चिराग ने यह भी समझाया है कि शिवहर क्यों नहीं गए हैं। उनको पता नहीं है कि जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बनता है, और समझाया है कि क्यों नहीं गए थे हम वहां पर। वही तो हम कह रहे हैं कि कई लोकसभा पर नहीं गए होंगे चिराग पासवान। तो ये दर्द आनंद मोहन को ही क्यों उठ रहा है? इसीलिए मैंने कल हम लोग वीडियो किए थे इस पर, हमने खोल कर रखा था इस बात को कि ये बयान आनंद मोहन दे नहीं रहे हैं, उनको दिलवाया जा रहा है। और कौन दिलवा रहा है ये नाम लेने का जरूरत नहीं है। के पीछे कहानी है। जदयू एक एग्जिट रूट तलाश रही है कि किसी के बहाने हमको लड़ाई हो, टूटफूट हो एनडीए से, या तो चिराग बाहर चले जाएं, हमें मन मुताबिक विधानसभा में सीटें मिल जाएं, या हम ही एग्जिट करके चले जाएं महागठबंधन के साथ और अपने मन मुताबिक सीटों पर लड़ सकें। लेकिन आज देखिए ना, चिराग पासवान ने कितना अच्छा डैमेज कंट्रोल किया कि संतोष सुमन को बुला लिया, नीतीश कुमार को बुला लिया, बीजेपी के बड़े नेताओं सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल को बुला लिया उन्होंने। तो ये डैमेज कंट्रोल ही कहेंगे ना, स्मार्ट पॉलिटिशियन। देखिए ये डैमेज कंट्रोल चिराग से ज्यादा बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी को इसमें बड़ा नुकसान होगा। अगर चिराग पासवान का ज्यादा छीछा लेदर होगा तो उस पर बीजेपी पर भी सवाल उठेगा कि बीजेपी के नेता चुप क्यों हैं, बीजेपी डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, सवाल उठेगा ना रत्नेश। इसलिए मेरा अपना मत है इस पर। और देखिएगा ये खबर आएगा अभी पटल पर सामने आ जाएगा कि चिराग पासवान से ज्यादा, चूंकि चिराग एग्रेसिव हो रहे थे, चिराग चुप रहने वाले नेता नहीं है, वो परसों से ही बोल रहे हैं और डट कर बोल रहे हैं कि भाई अब क्यों दलित कार्ड खेल रहे हैं, क्यों दलितों का अपमान कर रहे हैं। इसी दलित की हत्या के मामले में आनंद मोहन जेल काट के आए हैं लंबा समय से। जो नीतीश कुमार की कृपा है कि वो बाहर है, बार बार ये बात दोहरा, बार बार कह रहे हैं। और उधर चंदनानंद कह रहे हैं कि हम जिंदा कौम है। तो भाई मरा हुआ कौम कौन है बिहार में? मरा हुआ कौम कौन है बिहार में? आज पासवानों को अंडर एस्टिमेट करना कितना भारी पड़ेगा ये बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं जानता है। बिहार में अगर 6% वोट है और तो वो एक मुश्त वोट है, वो राजपूत 3-4% ही है, वो टूटता है वोट, कुछ राजद की तरफ जाता है, कुछ बीजेपी की तरफ जाता है, कुछ जदयू में भी चला जाता है। अब तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। लेकिन पासवान का जो 5.5-6% वोट है वो 100% चिराग पासवान के पास। ये तो गलत बयान है कि जिंदा कौम मरा हुआ कौम, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन चिराग डटकर जवाब दे रहे हैं थे। आज उन्होंने डैमेज कंट्रोल बदल दिया। आज उन्होंने समझा दिया कि क्यों नहीं शिवहर गए, क्यों हमने कहाँ पे प्रचार नहीं किया, कहाँ पासवानों का वोट नहीं आया। बिल्कुल। तो ये एक डैमेज कंट्रोल, कैसे मैंने कहा ना कि दोनों पहलुओं पर बात होनी चाहिए। एक पहला पहलू यही था कि औपचारिकता हो सकती थी, लेकिन ये बहुत तथ्यात्मक नहीं लगता है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल करना चाह रही है और आनंद मोहन को अब चुप्पी साधना पड़ेगा इस मामले पर। चूंकि जब मान लीजिए कि मेरा आपका लड़ाई है, हम में केस कोर्ट लड़ रहे हैं हम लोग,
तीसरा आदमी इस पर बोलने लगे, और जब हम ही दोनों हाथ मिला ले तो फिर तीसरे को बोलने का क्या औचित्य रह जाएगा? कोई मतलब है उनके बोलने का? तो आनंद मोहन ना अपना घर के रहे ना घाट के रहे, वो आगे बढ़ चढ़ के बोल रहे थे। लेकिन मैं अभी भी दोहरा रहा हूं कि आनंद मोहन बोल जरूर रहे थे, लेकिन जुबान किसी और का था, और वो किसका जो बार बार इधर उधर करते हैं उन्हीं का जुबान। एक इशारा दे रहे थे, एक विधानसभा में इशारा था और एक इशारा चिराग पासवान के लिए। देखिए एक बात समझिए, बेलागंज जीतने के बाद नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है जी। बेलागंज जीते हैं, और सुरेंद्र यादव के 1990 से सुरेंद्र यादव पता नहीं कितना बार वहां जीते होंगे, 8 बार की 10 बार विधायक रहे हैं। वो हारना संभव था सुरेंद्र यादव के लिए, वो सीट जीते हैं नीतीश कुमार। इसमें तो बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर ही बन गए ना। वही बना, लेकिन जीते ना नीतीश कुमार, जीत गए हैं नीतीश। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है उनका। अब वो कोई ना कोई फैसला लेना चाह रहे हैं इसी के तहत। तो ये कोई बहुत नैसर्गिक राजनीति नहीं लगता है, ये नेचुरल पॉलिटिक्स नहीं था। अचानक से आनंद मोहन निकलते हैं जिनसे, चिराग के खिलाफ बोलने लगते हैं, फिर चिराग बयान देते हैं, फिर चेतन आनंद उनके खिलाफ बोलने लगते हैं, फिर आज चिराग पासवान और संतोष सुमन गले मिल लेते हैं। तो ये पूरा खेल रचा गया था। आज खेल का अंत उन्होंने ही कर दिया जिन्होंने इशारा किया। चलिए देखिए, तो ये इशारों की राजनीति बिहार में खूब चली है पिछले 48 घंटे में। विधानसभा से लेकर के आज चिराग पासवान के ऊपर में जो हमले किए जा रहे हैं, उन इशारों को समझना होगा। समझना इस बात के लिए भी जरूरी है कि जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो नहीं कहा जाता है कि मतलब जब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो आए मैं कुछ भी करना है, वही शुरू कर दिया था। लेकिन आज देखिए चिराग ने स्मार्ट पॉलिटिशियन की तरह डैमेज कंट्रोल किया है और उससे ज्यादा बीजेपी ने कर दिया है। आपको क्या लगता है इस खबर पर अपनी राय दीजिए, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।